हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग में जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज होते हैं, अकाउंटिंग में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, उसके मीनिंग को देखा था और समझा था। लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, उसमें जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये देखना और समझना बाकी है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं व्हाई वी नीड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की आखिर जरूरत क्या है? तो बच्चे, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। आप अपने बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हो। आप पूरे साल अनेकों सप्लायर से प्रोडक्ट खरीद के लाते हो। कुछ सप्लायर से आप कैश में खरीद के लाते हो, कुछ सप्लायर से आप क्रेडिट पे खरीद के लाते हो। और अनेकों सप्लायर को आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। आप लाखों कस्टमर के साथ डील करते हो। कुछ कस्टमर को आप कैश में सेल करते हो, कुछ कस्टमर को आप क्रेडिट में सेल करते हो, कुछ कस्टमर को आप डिस्काउंट पे भी सेल करते हो। आप पूरे साल अपने बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हो। क्या साल के अंत में आपको ये नहीं जानना होगा कि आपने जो इतना मेहनत किया, उसका रिजल्ट क्या मिला आपको? आपको अपने बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, आपको अपने बिजनेस से लॉस हुआ, आपको किस कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है, किस सप्लायर को कितना पेमेंट करना है, आपके बिजनेस में कितने का एसेट्स है, आपके बिजनेस में कितने का लाइबिलिटी है, जानना होगा सर। क्यों नहीं जानना होगा? तो अकाउंटिंग से हमें यही सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज नीडेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटिंग इज नीडेड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग से हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लाइबिलिटी है। और एंड द अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। और हमें किससे कितना पेमेंट लेना है और किसको कितना पेमेंट करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलता है। तो आप एक बार इसको खुद से देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे के डेफिनेशन की तरफ। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास बुक कीपिंग। अब इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है और आप अपने स्टोर में मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज ये सब सेल करते हो और आपके स्टोर का नाम है रिलायंस डिजिटल। और आपका जो बिजनेस है उसका बहुत अच्छा गुडविल है, बहुत अच्छा नाम है। आपके बिजनेस के आगे कस्टमर का लाइन लगा हुआ होता है। आप दिन में हजारों कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। लेकिन इतने कस्टमर को अकेले मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आपने क्या किया? आपने कुछ एम्प्लॉय को जॉब पे रख लिया। अब स्टार्टिंग में जो सैलरी आपने ऑफर किया, उतने सैलरी पे ही आपके एम्प्लॉय मान जाते हैं। लेकिन जब वो आपके शॉप में काम करने आए, तो कुछ दिन वो लोग ठीक से काम करते हैं, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ तो बहुत भीड़ होता है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तब वो लोग क्या बोलते हैं कि आप उनका सैलरी इंक्रीज कर दो। लेकिन आप उनका सैलरी इंक्रीज नहीं करते हो तो आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ जाते हो। वहीं पे दूसरी तरफ आपका एक कस्टमर है अडानी। अडानी को आप 10 लाख का फोन सेल करते हो और आपका एक छोटा भाई है जो कि अभी कॉलेज में पढ़ता है और इसको कॉलेज का फीस देने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो आप अपने बैंक अकाउंट से, आप अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं, आप अपने बैंक अकाउंट से, आप अपने पॉकेट से अपने भाई को 1 लाख रुपया दे देते हो। और इसको कॉलेज का क्लास करने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए था। और आपका तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, आप अपने बिजनेस में ही लैपटॉप सेल करते हो। तो आप क्या करते हो? आप अपने बिजनेस से एक लैपटॉप अपने भाई को दे देते हो, जिसका कीमत था 50,000 रुपया। अब आप एक बात बताओ, हमें प्रॉफिट किसका जानना है? हमें प्रॉफिट रिलायंस डिजिटल का जानना है। और जब हमें रिलायंस डिजिटल का प्रॉफिट जानना है तो हम लोग अकाउंटिंग किसके बुक में करेंगे?
रिलायंस डिजिटल के बुक में करेंगे। और जब अकाउंटिंग रिलायंस डिजिटल के बुक में करेंगे तो उसमें कौन से ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करेंगे जिससे रिलायंस डिजिटल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या हमारा पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें रिलायंस डिजिटल का प्रॉफिट निकालना है और हम लोग अकाउंटिंग रिलायंस डिजिटल के बुक में कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पर्सनल जो एक्सपेंस है, पर्सनल जो हमारे ट्रांजैक्शन है, उसका क्या लेना, उसका हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हम लोग अडानी को सेल कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इससे रिलायंस डिजिटल को अफेक्ट हो रहा है। रिलायंस डिजिटल में पैसा आ रहा है और रिलायंस डिजिटल से सामान बाहर जा रहा है। जो आप अपने भाई को 50,000 का लैपटॉप दे रहे हो, क्या इससे बिजनेस पे कोई असर पड़ रहा है? हाँ, बिजनेस से सामान बाहर जा रहा है। वहीं पे जो आप अपने भाई को 1 लाख रुपया अपने पॉकेट से दे रहे हो, क्या इससे बिजनेस पे कोई असर पड़ रहा है? नहीं, इससे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, ये तो मेरा पर्सनल खर्चा है। और जो आपके एम्प्लॉई स्ट्राइक पे बैठ गए, क्या इससे बिजनेस पे कोई असर पड़ रहा है? हाँ, इससे बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कौन से ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है, कौन से ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है, कौन से ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? मतलब हम लोगों ने अडानी को जो फोन सेल किया, तो क्या हम बुक में क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने अडानी को फोन सेल किया? हाँ, उसको कुछ रूल्स के हिसाब से लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस एग्जांपल के लिए आप बताओ कि हम लोग कैसे लिखेंगे कि अडानी को फोन सेल किया? नहीं, उसके बाद कुछ वैल्यू डालेंगे कि कितने का फोन सेल किया। अगर लैपटॉप बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो क्या बस ये लिखेंगे कि लैपटॉप भाई को दे दिया, या उसके बाद कुछ वैल्यू लिखेंगे कि इतने का लैपटॉप था, इसको मैंने अपने भाई को दे दिया? तो ये जो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को मेजर कर रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में ये चेक कर रहे हैं कि कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितने का लेन-देन हो रहा है, कितना पैसा बिज़नेस में आ रहा है या कितने का सामान बिज़नेस से बाहर जा रहा है। इसको हम लोग मेजरिंग कहते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग मेजर कर रहे हैं कि कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना पैसा बिज़नेस में आ रहा है या बिज़नेस से बाहर जा रहा है। अब हम लोगों ने मेजर कर लिया। अब आप एक बात बताओ, ये जो एम्प्लॉयी स्ट्राइक पे बैठ रहा है, अब एम्प्लॉयी जो स्ट्राइक पे बैठ रहा है, उससे बिज़नेस पे असर पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है, बिज़नेस को लॉस हो रहा है। लेकिन बिज़नेस को कितना का लॉस हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। मतलब पहला स्टेप तो ये पास कर जाता है कि ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है। लेकिन हम लोग इसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं कि कितने का लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्या? इसका हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, कौन सा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने मेज़र भी कर लिया कि कितने का ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। अब हम लोग बिज़नेस जो ट्रांज़ैक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिख के रखेंगे। तो जो हम लोग लिख के रखेंगे उसको हम लोग रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मेज़र भी कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपने बुक्स में लिख के भी रख लिया। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें प्रॉफिट जानना था। हमें ये जानना था कि किस कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है, किस सप्लायर को कितना पेमेंट करना है। लेकिन एक दिन में हम लोग हज़ारों सेल कर रहे हैं। अब पूरे साल के हो गए 3,65,000 ट्रांज़ैक्शन। ऊपर से जो परचेज़ कर रहे हैं सो अलग। अब क्या साल के अंत में मुझे ये जानना होगा कि हम लोगों ने अडानी को कितना सेल किया, हम लोगों ने क्रेडिट पे कितना सेल किया, हम लोगों ने कैश में कितना सेल किया। तो क्या 3,65,000 ट्रांज़ैक्शन को एक-एक करके जोड़ेंगे कि कौन-सा
कितना हम लोगों ने ये कैश पे सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, ये निकालने के लिए तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 महीना लग जाएगा 3,65,000 ट्रांज़ैक्शन को चेक करने में। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सिमिलर नेचर के ट्रांज़ैक्शन हैं, जैसे जो हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उसको एक अलग लेजर अकाउंट में लिखते हैं। जो हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, उसको एक अलग लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो राम को सेल कर रहे हैं, उसको एक अलग लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो श्याम को सेल कर रहे हैं, उसको एक अलग लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो सिमिलर नेचर के ट्रांज़ैक्शन हैं, उसको हम लोग अलग अकाउंट में अलग लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। मेजरिंग में हम लोग मेजर करते हैं कि कितने का लेन देन हो रहा है, कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है। रिकॉर्डिंग मतलब हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिख के रखते हैं। और क्लासिफिकेशन मतलब जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है, जो राम को सेल कर रहे हैं उसको अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो कैश में सेल कर रहे हैं उसको अलग लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो क्रेडिट में सेल कर रहे हैं उसको अलग लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं बुक कीपिंग का डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम थ्रू लेजर। ये जो हम लोग अलग अलग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग अलग-अलग लेजर अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद मेजर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बाद बिज़नेस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने राम को सेल किया, उसको एक अलग लेजर अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं। जो कैश में सेल किया, उसको अलग लेजर अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं। जो क्रेडिट में सेल किया, उसको अलग लेजर अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं। इसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। अब आप एक बार इसको डेफिनेशन को देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब हम लोगों ने अलग-अलग जो सिमिलर नेचर के ट्रांज़ैक्शन हैं, उसको अलग-अलग लेजर अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया। अब हमें ये तो पता चल गया कि किस कस्टमर से कितना पेमेंट मिलना है, किस कस्टमर को हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया है, किस कस्टमर को कैश में सेल किया है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। लेकिन अभी भी क्या हमें ये पता चला कि हमें कितना का प्रॉफ़िट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? कितना का एसेट्स हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है? नहीं, अभी भी हमें ये पता नहीं चला है। तो अब जो हमारे पास क्लासिफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बचता है, उसका हम लोग समराइज़ेशन करते हैं, उसका हम लोग समरी बनाते हैं। और समरी में हम लोग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम लोगों ने समरी बना लिया। समरी में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लिया। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग समराइजेशन करते हैं। उसके बाद समरी बनाने के बाद जो डेटा होता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि कितने का हमें इनकम हुआ और कितना का हमारा उस इनकम को मतलब सेल करके जो इनकम हुआ उसमें हमें कितने का एक्सपेंस हुआ, कितना का हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कितना हम लोग परचेज करके ला रहे हैं, कितना का परचेज करके ला रहे हैं, कितना हम लोग रेंट दे रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ये सारे जो खर्चे हैं, उसको हम लोग जो इनकम है, उससे लेस करते हैं। फिर हमें जाके प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हमें ये बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। उसके बाद जो रिजल्ट आया, उसको हम लोग जो यूज़र ऑफ अकाउंट है उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जो ओनर है, उनसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब ये जो बिज़नेस है, उसका अपना एक अलग नाम है, उसका अपना एक अलग पहचान है। बिज़नेस और ओनर दोनों अलग हैं। तो प्रॉफ़िट तो बिज़नेस का हो रहा है। तो बिज़नेस ओनर को कैसे बताएगा कि उसको इतना का प्रॉफ़िट हुआ है? तो वो लिख के बताएगा, वो डॉक्यूमेंट पे लिख के बताएगा।
तो वो जो लिख के बता रहा है उसको हम लोग कम्युनिकेटिंग कहते हैं। उसके बाद ओनर या मैनेजमेंट जो है, वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि कौन-सा बिज़नेस को चलाना है, कौन-सा बिज़नेस को बंद कर देना है। फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, कौन-सा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है और कौन-सा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन नहीं है। उसके बाद हम लोग मेज़र कर रहे हैं कि कितने का ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। उसके बाद जो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है और जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन हैं, पूरे साल में 3,65,000 ट्रांज़ैक्शन है हमारे एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग उसको क्लासिफ़ाई कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कैश में सेल कितना हुआ, क्रेडिट में सेल कितना हुआ, राम को कितना सेल किया। जो सिमिलर नेचर के ट्रांज़ैक्शन है, उसको हम लोग ग्रुप करके एक अलग सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद क्लासिफ़िकेशन करने के बाद जो डेटा मिलता है हमें, उससे हम लोग समरी बनाते हैं। समरी में हम लोग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लिया। उसके बाद जो डेटा है, उसको हम लोग एनालाइज़ करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट पता चल जाए। उसके बाद प्रॉफिट पता चलने के बाद, हम लोग जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो जो भी प्रॉफिट आया, लॉस आया, उसको हम लोग जो अकाउंट्स के यूज़र हैं, जो ओनर है, जो बैंक है, उन सब से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब उस पे एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसको बताते हैं। उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं, जो यूज़र ऑफ अकाउंट हैं, वो लोग डिसीजन लेते हैं। इसको ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। आइए एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying and summarizing फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को अलग-अलग लेजर अकाउंट में। उसके बाद हम लोग समरी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोग एनालाइज़ एंड इंटरप्रिटेट करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट का पता चल सके, रिजल्ट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। उससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, रिजल्ट का पता चलता है और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर किसी बिज़नेस से लॉस हो रहा है तो उस बिज़नेस को क्लोज़ कर देते हैं, अगर किसी बिज़नेस से प्रॉफिट हो रहा है तो उस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जो है अकाउंटिंग जो है सिर्फ़ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड नहीं है। अकाउंटिंग में हम लोग बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझते हैं और बिज़नेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हमें समझ में आता है कि बिज़नेस कैसा कर रहा है, बिज़नेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है। एक बार आप इसको खुद से देख लीजिए। अच्छा एक और डेफिनिशन है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। सेम वही है कि अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं और जो रिज़ल्ट आया उसको कम्युनिकेट करते हैं यूज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन से। मतलब बैंक से, जो बिज़नेस का ओनर है, ये सब से कम्युनिकेट करते हैं ताकि उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। ये डेफिनिशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। तो एक बार आप ये दोनों डेफिनिशन को देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे के डेफिनिशन की तरफ। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनिशन की तरफ जो है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी रेफर्स टू कंप्लीट नॉलेज ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसके नॉलेज, हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे वो कैसे क्लासिफाई करेंगे, समरी बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रिजल्ट आया, जो प्रॉफिट आया और जो लॉस आया, उसको जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे, जो कम्युनिकेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटेंसी बताता है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। मतलब अकाउंटेंसी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंटेंसी से हमें ये पता चलता है कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाएंगे। समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसका समरी कैसे बनाएंगे। एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द वेरियस यूजर, और इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे यूजर ऑफ अकाउंट से। इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। इसमें हम लोग प्रिंसिपल और टेक्निक्स जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फीचर ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला फीचर है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि जो हमारा एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ जाता है, उससे हमें नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। अब अकाउंटिंग में जो हम लोग मेजर करते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, मतलब पैसों में करते हैं। हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो पैसों में करते हैं। जैसे जो अडानी को सेल कर रहे हैं, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया कि 10 लाख का फोन हम लोग सेल कर रहे हैं। जो हम लोग अपने भाई को लैपटॉप दे रहे हैं, वो भी हम लोग पैसों में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 50,000 का लैपटॉप हम लोग अपने भाई को दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन हैं, जो कैश के सेल्स हैं, उसको अलग-अलग लेजर अकाउंट में रखते हैं। जो क्रेडिट के सेल्स है, उसको एक अलग लेजर अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग। अब जो डेटा है, उसको हम लोग समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। रिजल्ट आर एनालाइज्ड टू नो प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब समराइजिंग करने के बाद हम लोग जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। उसके बाद हम लोग जो प्रॉफिट आया लॉस आया उसका हम लोग एक रिपोर्ट बना के हम लोग कम्युनिकेट करते हैं जो यूजर ऑफ अकाउंट है उससे। इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेटेड टू यूजर थ्रू रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रांजैक्शन छूट गया, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग लिख के रख रहे हैं। किस डेट में हम लोगों ने किसको सेल किया, कितने में सेल किया, कैश में सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, सब कुछ हम लोग लिख के रख रहे हैं। तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं छूटता, इसीलिए अकाउंटिंग में हम लोग कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं और सिस्टमैटिक रखते हैं कि एक डेट वाइज रखते हैं, एक सिस्टम से रखते हैं। Accounting help in maintaining proper record of all financial transactions so that businessmen do not have to depend on memory. नेक्स्ट है टू ascertain प्रॉफिट एंड लॉस। अब अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन। और अकाउंटिंग में हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं जिससे हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। मतलब बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं, कितने के लाइबिलिटी है, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब जो हमारी यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि जो बैंक हमें पैसा दे रहा है उसको हमारा जानना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। जो क्रेडिटर हमें उधार पे सामान दे रहा है उसको भी जानना है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर हमारा बिजनेस लॉस में होगा तो सामान क्रेडिट पे क्यों देगा। तो जब प्रॉफिट हमें पता चल गया उसके बाद हम लोग रिपोर्ट बना के जो यूजर ऑफ अकाउंट है, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड अदर यूजर्स टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब अकाउंटिंग से हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होता है। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प होता है? अगर हमें पता होगा कि सपोज हमारा 4 बिजनेस है, 4 में से 3 बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है, एक बिजनेस हमारा लॉस में है। तो जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं, हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है।
सपोज हमारा 4 बिज़नेस है ए, बी, सी, डी और हमारा जो सी बिज़नेस है वो लॉस में है। तो हम लोग क्या करेंगे जो सी बिज़नेस जो बिज़नेस लॉस में है उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो ये डिसीज़न लेने में भी अकाउंटिंग से हेल्प होता है। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। अब जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हमें अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट पता होता है और जब हमें सही प्रॉफिट पता है तो हम लोग सही से इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो इससे भी लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद लॉ भी कहता है कि आपको अकाउंट्स बनाना जरूरी है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स बनाना जरूरी होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट भी फुल हो जाते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन फुलफिलिंग लीगल लीगल रिक्वायरमेंट लाइक फाइलिंग टैक्स रिटर्न। आप एक बार इसको देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज ए साइंस। अकाउंटिंग जो है वो साइंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं? हम लोग साइंस में कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कुछ प्रोसीजर पढ़ते हैं। हम लोग साइंस में ग्रेविटी पढ़ते हैं कि अगर ऊपर से कोई चीज हम लोग छोड़ते हैं तो वो नीचे ही गिरेगा। मतलब ये रूल्स है जो हर बार होगा ये। वैसे ही अकाउंटिंग में भी हम लोग रूल्स ही फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग भी हम लोग कुछ सर्टेन रूल्स के हिसाब से, कुछ प्रिंसिपल के हिसाब से, कुछ प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग भी जो है वो साइंस है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एज एन आर्ट। अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है क्योंकि आर्ट्स क्या है? आर्ट्स कला है। जो हम लोग ड्राइंग करते हैं वो आर्ट्स है, जो हम लोग सिंगिंग करते हैं वो आर्ट्स है, जो हम लोग डांस करते हैं वो आर्ट्स है। अब सेम सॉन्ग पे एक आर्टिस्ट दूसरे तरीके से डांस कर सकता है और वही सॉन्ग पे दूसरा आर्टिस्ट दूसरे तरीके से डांस करता है। तो अकाउंटिंग में जो हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं वो भी अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंटेंट उसको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, ज्यादा इजी बनाने के लिए, ताकि सबको समझ में आए, हर एक अकाउंटेंट जो डेटा है वो अलग-अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। अकाउंटिंग जो है प्रोफेशन है। अकाउंटिंग प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि प्रोफेशनल कौन होते हैं? डॉक्टर, लॉयर, सीए। अब जो डॉक्टर है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है मेडिसिन का। जो लॉयर है उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है लॉ का। वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। अकाउंटिंग का, अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, डबल एंट्री सिस्टम का। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग है वो प्रोफेशन भी है। आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। Accounting as an art. Accounting is an art because it requires skill and knowledge to record, classify and summarize financial transaction. अकाउंटिंग आर्ट है क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए स्किल चाहिए होता है और नॉलेज चाहिए होता है। अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन। अकाउंटिंग प्रोफेशन है क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंटिंग अकाउंटेंट प्रोवाइड सर्विस फॉर अर्निंग इनकम। अब अकाउंटेंट जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको उनसे उससे पैसा बन सके। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 ब्रांच होते हैं, कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें नहीं पढ़ना और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमें नहीं पढ़ना है। आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विथ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing financial transaction to prepare financial statement। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जो हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं। वही हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग वही करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है बिजनेस का। तो यही हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें
किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है इसका पता चलता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प होता है। ये दोनों दोनों हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या-क्या एडवांटेज हैं? तो पहला एडवांटेज है कि प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का पता चल जाता है। अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है। नेक्स्ट है असिस्ट मैनेजिंग द बिजनेस। अब अकाउंटिंग से बिजनेस को मैनेज करने में भी हेल्प होता है। अब सपोज हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं, साल भर खर्चा कर रहे हैं, साल के लास्ट में जाके भूल गए। जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना बंद कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग एक्सपांशन के लिए प्लान कर सकते हैं कि अब हम लोग दूसरा ब्रांच भी ओपन करेंगे, तीसरा ब्रांच ओपन करेंगे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से हमें ये सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जिससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कैसे बिजनेस आगे बढ़ाना है या बिजनेस को बंद करना है। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अकाउंटिंग में हम लोग सब कुछ लिख के रखते हैं, डे वाइज लिख के रखते हैं। तो इसीलिए हमें सारे जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकाउंटेंसी से मिल जाता है। प्रोवाइड लीगल एविडेंस। अब सपोज आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ गए, वो बोल रहे हैं कि आप ऐसो, आपका इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन आप तो इनकम बहुत कम दिखा रहे हो। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपके पास पूरा डेटा होता है कि आप किस कस्टमर को कितने में सेल कर रहे हो, उसके लिए सपोर्टिंग बिल्स होता है। तो आप उस बिल्स को, उस डेटा को एज ए एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग जो डेटा है उसको पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था, इस साल लॉस हो गया। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड हमारे पास होता है कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। इस साल का भी रिकॉर्ड हमारे पास है कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और उसको हम लोग कंट्रोल करके फिर से प्रॉफिट में आ सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन करेंट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हमें हमारा कितना बिजनेस में प्रॉफिट है ये हमें पता होता है। और जब हमें प्रॉफिट पता है तो हम लोग अच्छे से उस पे टैक्स कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। इसको आप एक बार खुद से देख लीजिए। देख लिया? हाँ जी सर, देख लिया। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला लिमिटेशंस है कि ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देता है। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा एम्प्लॉय स्ट्राइक पे बैठ गया। अब हो सकता है एम्प्लॉय स्टोर के गेट पे स्ट्राइक पे बैठ गया हो और वो कस्टमर को अंदर ही नहीं आने दे रहा है। तो इससे हमें नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग में इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितने का नुकसान हो रहा है ये सर्टेन नहीं है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर इन मनी। अकाउंटिंग में हम लोग वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि पैसों में मेजर किया जा सके। Important qualitative factor like management efficiency and government policy are not recorded। और जो इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव फैक्टर है जैसे मैनेजमेंट का इफिशियंसी और गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये सब हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। सपोज मैंने एक फोन खरीदा और जिसका कीमत था 1 लाख रुपया। अब 1 साल बाद उस फ़ोन का कीमत गिर के 50,000 हो गया मार्केट में। लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो फ़ोन अभी भी 1 लाख का ही दिख रहा होगा। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो सपोज़ अगर 10% का चार्ज किए या मान लेते हैं 20% का चार्ज कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे।
अब ये स्ट्रेट लाइन बेसिस ये सब जानेंगे आगे सब, अभी बस इतना समझ लीजिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम लोग फ़ोन का वैल्यू गिरा देते हैं। तो अगर 20% से भी चार्ज करते हैं तो हमारा फ़ोन का वैल्यू अभी 80,000 है हमारे बुक्स में। लेकिन अगर हम लोग मार्केट में सेल करने जाते हैं, तो क्या 1 साल पुराना फ़ोन का कोई 80,000 देगा? नहीं देगा। मान लेते हैं कि 50,000 ही हम लोगों ने कर दिया। लेकिन जब किसी को 50,000 में नया फ़ोन मिल रहा है, तो वो पुराना फ़ोन का 50,000 क्यों देगा? तो वही अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, जो ओरिजिनल प्राइस पे बेस्ड होता है, वो लोग अकाउंटिंग जो है मार्केट प्राइस पे बेस्ड नहीं होता है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट एंड नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस, हेंस इट डज नॉट शो ट्रू वैल्यू। अकाउंटिंग में जो एसेट्स होता है उसका सही वैल्यू नहीं दिखता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अब फोन पे डेप्रिसिएशन का हम लोग बात कर रहे थे। अब सपोज आप एक अकाउंटेंट हो और मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ। अब मेरा मानना है कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और आपका मानना है कि इस पे 30% डेप्रिसिएशन लगाना है। दोनों सही है, 10% भी हम लगा सकते हैं और आप 30% भी लगा सकते हो, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अकाउंटिंग डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन मेथड, सो रिजल्ट में डिफर, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब जैसे पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये फुल्ली एग्जैक्ट तो होगा नहीं। आप 30% लगा रहे हो, हम 10% लगा रहे हैं, आपके बुक्स में 70,000 दिखेगा, मेरे बुक्स में 90,000 दिखेगा, तो ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, मतलब मैनिपुलेशन होता है। अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सपोज मुझे बैंक से लोन लेना है, तो मैंने क्या किया, मेरा एक कस्टमर है, उसको मैंने अपना सामान भेज दिया, कि आपको अगर पसंद आए तो आप रखना, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना। और मैंने सेल का एंट्री कर दिया। अब इससे होगा क्या, मेरे बुक्स में तो सेल दिख गया, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया, लेकिन वो एक्चुअल में सेल हुआ है? नहीं, वो एक्चुअल में अभी तक सेल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। अब अकाउंटिंग के जो इंफॉर्मेशन के जो यूजर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर जो होते हैं वो बिजनेस के अंदर के यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर बिजनेस के बाहर के यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर जो होते हैं ऑनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉय एंड वर्कर होते हैं। ऑनर्स को प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है तो प्रॉफिट भी वो अपने घर लेके जाएगा। दूसरा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉई एंड वर्कर। अब सपोज आपको ही कहीं जॉब करने जाना है, तो आप क्या ऐसे कंपनी में जाओगे जो कंपनी अपने एम्प्लॉई का सैलरी ही नहीं दे पा रही है, या जो कंपनी 2 महीने में बंद हो जाएगी? नहीं सर, ऐसे कंपनी में नहीं जाएंगे। तो जो अ, कंपनी के जो बिज़नेस के एम्प्लॉयी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूज़र, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो हमारे बिज़नेस में पैसा लगा चुके हैं या फिर जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं। अब जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको तो प्रॉफ़िट जानना होगा, क्योंकि उनको प्रॉफ़िट में हिस्सा चाहिए, या फिर जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट में है, अगर बिज़नेस प्रॉफिट में है, तभी वो पैसा लगाएँगे, अगर बिज़नेस लॉस में है तो वो लोग पैसा क्यों लगाएँगे? दूसरा है क्रेडिटर और सप्लायर। अगर क्रेडिटर को लग रहा है कि उनका पैसा डूब जाएगा, तो आपको उधार में सामान क्यों देगा? नेक्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक तो पैसा आपको तभी देगा जब आपका बिज़नेस प्रॉफिट में होगा। अगर आपका बिज़नेस लॉस में है, बैंक को लग रहा है कि ये बिज़नेस डूब जाएगा, 2 महीने में ही बंद हो जाएगा, तो बैंक पे आपको लोन नहीं देगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट को भी आपका प्रॉफिट जानना होता है, उसको टैक्स चाहिए। टैक्स अथॉरिटी सेम है। नेक्स्ट है अदर यूजर, कस्टमर, रिसर्चर्स एंड ट्रेड यूनियन। अब कस्टमर क्यों इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स में? सपोज आप एक फोन लेने जा रहे हो जिस पे 1 साल का वारंटी है, लेकिन बिजनेस के फाइनेंसेस ऐसे हैं कि बिजनेस 2 महीने में डूब जाएगा, बिजनेस 2 महीने में बंद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, तो आप वो फोन लोगे? 2 महीने बाद आप वारंटी कैसे क्लेम करोगे? तो इसीलिए कस्टमर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में
इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में ही ना आए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है, जो उसके यूजर है उनको समझ में आना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम लोग रिपोर्ट बनवा रहे हैं, वो ऐसे बनवाने चाहिए ताकि आगे जो यूजर है उनको समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि उनको समझ में ही ना आए। दूसरा है रेलिवेंस। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका कुछ रेलिवेंस होना चाहिए, उसमें बेकार की इंफॉर्मेशन नहीं डालना है, उसमें ऐसे इंफॉर्मेशन डालना है जिसका कुछ इम्पोर्टेंस हो, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो उस इंफॉर्मेशन से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई किया जा सके। अब हम लोग तो सेल्स दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सेल्स दिखा रहे हैं कि इतने का सेल्स हुआ, तो उसका सपोर्टिंग बिल भी हमारे पास होना चाहिए। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग शो कर रहे हैं वो वेरीफाई किया जा सके। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड। नेक्स्ट है कंपैरेटिबिलिटी। अब जो हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हम लोग दूसरे कंपटीटर से कंपेयर कर सके। अब कोई इन्वेस्टर आ रहा है हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, और हमारा बिजनेस में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसको दूसरे कंपनी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। प्रॉफिट कहीं लिख रहे हैं, लॉस कहीं लिख रहे हैं, खर्चे कहीं लिख रहे हैं, जैसे मन तैसे लिख दे रहे हैं। उसको दूसरे इंडस्ट्री के दूसरे कंपनी के साथ, हमारे कंपटीटर के साथ जो इन्वेस्टर है वो कंपेयर ही नहीं कर सकता है। तो क्या वो पैसा इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे होना चाहिए ताकि कंपेयर भी किया जा सके। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।